वेलकम टू यूट्यूब चैनल बीइंग इंजीनियर। तो दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ फाउंडेशन। ओके, इसके पहले हमने फेलियर ऑफ फाउंडेशन एंड फंक्शन ऑफ फाउंडेशन पर लेक्चर बनाया हुआ है। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हो। तो हम स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों काफ़ी सारे फाउंडेशंस है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडिंग कंडीशन एंड साइट सिचुएशन, आपको अलग अलग फाउंडेशन देनी होती है। ठीक है, तो देखते हैं। हम स्टार्ट करेंगे स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन से, देन बेंचिंग और स्टेप फाउंडेशन, देन ग्रिलेज फाउंडेशन, राफ्ट फाउंडेशन, पाइल फाउंडेशन, वेल फाउंडेशन, केजन फाउंडेशन, इन्वर्टेड आर्च फाउंडेशन, कंबाइंड फुटिंग फाउंडेशन एंड लास्ट वन इज कैंटिलीवर फाउंडेशन। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन। अब दोस्तों इसकी एक बार आपको फिगर दिखाता हूँ। ठीक है, तो स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन में काफ़ी सारे टाइप आते हैं, जैसे कि स्लोप कॉलम फुटिंग है। इसका कंस्ट्रक्शन वीडियो भी दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हो। देन सिंपल वॉल फुटिंग है, जैसे कि अगर आप लोड बेरिंग स्ट्रक्चर बनाते हो तो आप सिंपल वॉल फुटिंग दे सकते हो। सिंपल कॉलम फुटिंग है, ओके, रेक्टेंगुलर फुटिंग दी है। देन स्टेप वॉल फुटिंग है, अगर आपका लोड बहुत ज़्यादा आ रहा है तो आप स्टेप वॉल फुटिंग दे सकते हो। देन स्टेप कॉलम फुटिंग भी है, अगर आपके कॉलम पर लोड ज़्यादा आ रहा है तो आप स्टेप कॉलम फुटिंग भी दे सकते हो। ठीक है, तो ये सभी आते हैं आपके, ये सभी टाइप जो आते हैं वो होते हैं आपका स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन में। तो देख लेंगे। इट इज़ एक्सटेंडेड बेसिस ऑफ वॉल्स एंड पिलर्स, पिलर्स मतलब कॉलम्स। ओके, देन द कॉन्क्रीट बेस मेड बाय एदर लाइम कॉन्क्रीट ऑफ 1:3 और सीमेंट कॉन्क्रीट ऑफ M5 और M10 भी हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देन द नंबर ऑफ फुटिंग डिसाइडेड ऑन द थिकनेस ऑफ वॉल एंड द विड्थ ऑफ फाउंडेशन। ओके, तो दोस्तों फुटिंग एंड फाउंडेशन में डिफरेंस क्या होता है? जो नंबर ऑफ स्टेप्स आप देते हो, तो ईच स्टेप को आप देते हो, आप कहते हो फुटिंग। और जो पूरा स्ट्रक्चर बनता है हमारा, जिसमें हम कॉलम देन नंबर ऑफ फुटिंग्स होते हैं, उसे हम कहते हैं फाउंडेशन। ओके, तो नंबर ऑफ फुटिंग डिसाइडेड ऑन द थिकनेस ऑफ वॉल, आपके वॉल का थिकनेस क्या है, आपका लोडिंग कंडीशंस क्या है, एंड आपके विड्थ ऑफ फाउंडेशन कितना है। अगर आपका ज़्यादा विड्थ है, जैसे कि आप देख सकते हो कि स्टेप कॉलम फुटिंग में क्या हुआ है कि आपका जो कॉलम फुटिंग का विड्थ है काफ़ी ज़्यादा है, तो आपने लोड ट्रांसफ़र इजीली होने की वजह से नंबर ऑफ फुटिंग्स दी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 3 फुटिंग्स दी है। कितनी? दिस इज 1 2 3। ओके, तो हमने 3 फुटिंग्स दी है, और ये जो कंबाइंड स्ट्रक्चर है ये है आपका फाउंडेशन। ओके, दिस इज योर फाउंडेशन। ठीक है, देन द विड्थ ऑफ फाउंडेशन इज टेकन एज 2t + 2j। ओके, 2 times ऑफ थिकनेस ऑफ वॉल और कॉलम प्लस 2 times ऑफ ऑफसेट्स। ओके, देन नेक्स्ट देखेंगे बेंचिंग और स्टेप फाउंडेशन। ओके, तो इसका एक बार फिगर। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका बेंचिंग और स्टेप फाउंडेशन। अगर आपका ग्राउंड लेवल जो है काफ़ी स्लोपी एरिया में आ रहा है और आपको एक हॉरिजॉन्टल लेवल सरफेस बनाना है, तो उस जगह पर आप क्या कर सकते हो, इस फाउंडेशन का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो हम देख लेंगे द ग्राउंड हैविंग कंसिडरेबल स्लोप। इसका इस्तेमाल कहाँ करोगे आप, कि जब आपको कंसिडरेबल स्लोप मिल रहा है ग्राउंड पर, तब आप बेंचिंग और स्टेप फाउंडेशन का इस्तेमाल कर सकते हो। देन द ट्रेंचेस एक्सकावेटेड इन द स्टेप्स सो अवॉइडेड अननेसेसरी एक्सकावेशन। ठीक है, तो इसका एडवांटेज क्या है दोस्तों, कि जब आप ट्रेंचेस एक्सकावेट करते हो इन द स्टेप मैनर, इससे क्या होता है कि जो अननेसेसरी एक्सकावेशन है, मतलब आपका पैसा बच जाता है। ठीक है, देन द विड्थ ऑफ ट्रेंच इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लोड्स एंड बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, तो आपका विड्थ डिपेंड करता है आपके लोडिंग कंडीशंस पर, बेरिंग कैपेसिटी पर एंड ऑफकोर्स वाटर टेबल पर भी, और साथ ही साथ आपकी स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप पर। ठीक है, देन द लेंथ ऑफ स्टेप्स शुड नॉट बी मोर देन 1.5 मीटर। ठीक है, तो आपने जो स्टेप्स देनी होती है वो लेंथ में 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एंड द ओवरलैपिंग ऑफ द कॉन्क्रीट ब्लॉक्स शुड बी इक्वल टू द थिकनेस ऑफ ब्लॉक। ओके, तो ये जो आपको दिख रहा है दिस इज योर ओवरलैपिंग, और ये कितना होना चाहिए, मिनिमम टू द इक्वल टू द थिकनेस ऑफ ब्लॉक।
जितना आपका थिकनेस ऑफ ब्लॉक होगा उतना ही आपका ओवरलैपिंग होना चाहिए। और इसका लेंथ हमने देखा था कितना होना चाहिए, 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन द प्लिंथ ऑफ द बिल्डिंग विल स्टार्ट फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ग्राउंड, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि आपका प्लिंथ जो है, दिस इज योर हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, और हमने इसके ऊपर सेफ्टी जोन दिया है 1.5 मीटर के आसपास, ठीक है। आपको पता है दोस्तों कि आपने प्लिंथ मिनिमम 0.7 मीटर अबव देनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है इन्होंने 0.7 to 1 to 1.5 मीटर अबव ग्राउंड दिए, ठीक है। तो आपने प्लिंथ याद रखना है कि अबव देनी है हाईएस्ट पॉइंट ऑन ग्राउंड, ठीक है। देन ये सब आपका था दोस्तों बेंचिंग और स्टेप फाउंडेशन के बारे में, ठीक है। देन हम नेक्स्ट स्टेप देखने वाले। सो नेक्स्ट वन इज ग्रिलेज फाउंडेशन, ओके। तो एक बार देख लेंगे इसका डायग्राम, ओके। तो दोस्तों आपको दिख रहा है कि ये एक स्टील कंपोजिट फाउंडेशन होता है जिसमें हम स्टील स्टैंचियंस, ठीक है, जो आई सेक्शन होते हैं, सी सेक्शन होते हैं, बोल्ट्स, रिवेट्स और बाय वेल्डेड कनेक्शन हम इस कंपोजिट स्ट्रक्चर को बिल्ड करते हैं और इसे एक प्रॉपर कंक्रीट फ्रेम में कास्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि ये हमारा है स्टील ग्रिलेज फाउंडेशन, ओके। तो देखिए ये इसकी एक्चुअल पिक है। अब हम इसके बारे में देख लेंगे कि इट इज़ यूज व्हेन द लोड ऑफ द स्ट्रक्चर इज हेवी एंड सॉइल बेरिंग कैपेसिटी इज पुअर, ओके। तो आपका जब स्ट्रक्चर का लोड काफ़ी हेवी होगा, इसका बेसिकली इस्तेमाल होता है कमर्शियल बिल्डिंग्स में, ठीक है। तो अगर आपका हेवी क्रेन्स वगैरह हो रही है तो आपने ग्रिलेज फाउंडेशन देना होता है, और साथ ही साथ एसबीसी भी आपकी पुअर होती है, ठीक है। देन इट इज़ अ शैलो टाइप ऑफ फाउंडेशन, ठीक है। देन जनरली is used for heavy structures, columns, pier and stanchions, okay. Then they are either of steel or timber, ठीक है। Then the assumptions for steel grillage foundation are the entire pressure uniformly distributed over the base, okay, जितना भी प्रेशर आ रहा है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है टू द बेस, ये फर्स्ट अजम्पशन है। द नेक्स्ट अजम्पशन ये है कि प्रेशर ऑफ द अपर टायर इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन लोअर टायर, ओके। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि दिस वन इज योर अपर टायर, ओके, ये जो है आपका अपर टायर है, एंड दिस वन इज योर लोअर टायर, ठीक है। तो जो भी प्रेशर आपका अपर टायर पर आ रहा है, ठीक है, जो भी प्रेशर आपका अपर टायर पे आ रहा है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए टू द लोअर टायर, ये हमारा सेकंड अजम्पशन है, ओके। देन द ईच टायर एक्ट एज एन इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ओके। तो आपके जितने भी टायर्स हैं वो सभी इंडिपेंडेंट एक्ट करेंगे, ओके। एंड नेक्स्ट इज कंक्रीट फिलिंग कैरी नो लोड्स, आपने जो भी कंक्रीट दिया है, ठीक है, जो भी आपको कंक्रीट दिख रहा है आजू बाजू में, वो किसी भी तरह का लोड कैरी नहीं करता है। जितना भी लोड कैरी होता है वो सब आपका स्टैंचियन मेंबर्स करते हैं, जो अपने एंगल दिए हैं आयरन्स के, वो सभी मेंबर्स लोड कैरी करते हैं, ठीक है। तो ये था आपका ग्रिलेज फाउंडेशन, ओके। देन द नेक्स्ट वन इज राफ्ट और मैट फाउंडेशन, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द शैलो फाउंडेशन, ओके। तो एक बार उसका फोटो देख लेंगे। दिस इज अ राफ्ट और मैट फाउंडेशन, ठीक है। तो दोस्तों आपने इस तरह से देखा होगा, आजकल क्या होता है जब भी आप आपका रेसिडेंशियल या कमर्शियल बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हो तो आजू बाजू से हमें जगह नहीं मिलती है दोस्तों, ठीक है। पहले से ही बिल्डिंग्स बनी होती है, तो आपकी जो फाउंडेशंस है इन्हें हम प्रॉपर फुटिंग प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो इसीलिए कभी कभी आपको एरिया कम होने की वजह से पूरे एरिया पर फाउंडेशन डालना पड़ता है, जिसे हम कंबाइन कहते हैं राफ्ट और मैट फाउंडेशन, ओके। अब इसमें दोस्तों आप देख सकते हो बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों पिक्स में, कि यहाँ पर आपकी जो बीम्स है वो स्लैब के नीचे कास्ट की है, ठीक है, मतलब बीम्स पहले कास्ट होंगी, उसके ऊपर
स्लैब बिछेगा। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि बीम्स जो है वो स्लैब के ऊपर कास्ट की है, ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। अभी हम देखेंगे। ओके, राफ्ट और मैट फाउंडेशन, इट इज यूज इन दोज प्लेसेस carry heavy concentrated load of structure are to be distributed over the whole floor area. Also the places where chances of unequal settlement of soil, ठीक है, जहाँ पर आपको heavy concentrated loads को equally distribute करना होता है to the floor area, या आपका जो soil है, for example अगर आपका soil black cotton soil है तो वहाँ पर unequal settlement का chances होता है, तो इसे भी minimize करने के लिए आप राफ्ट और मैट फाउंडेशन देते हो, ठीक है। ऑल्सो रिकमेंडेड फॉर द स्ट्रक्चर्स ऑन मेड अप सॉइल। मेड अप सॉइल मतलब दोस्तों कंपोजिट सॉइल, ओके, जिस सॉइल में होमोजेनिटी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, वाटर टेबल वेरी कर रहा है, या वहाँ पर किसी तरह का ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है जो आने वाले कुछ साल में डिके हो सकता है, तो ये होता है आपका मेड अप सॉइल। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी बीम्स आर लेड एदर मोनोलिथिक और आफ्टर द स्लैब इज लेड। जैसे कि मैंने आपको बीम्स के बारे में बताया था दोस्तों, जो आपने बीम्स प्रोवाइड करनी होती है मोनोलिथिकली देनी होती है, या फिर आप पहले आप स्लैब कंस्ट्रक्शन करोगे उसके बाद प्रोवाइड करोगे। जैसे कि यहाँ पर आपने पहले स्लैब बना लिया और उसके बाद में बीम्स बनाई। यहाँ पर क्या होता है कि आपने स्लैब और बीम्स को साथ में कास्ट किया, ठीक है। इमेज में भी आप देख सकते हो कि हमने पहले क्या किया, स्लैब बना लिया और बाद में बीम बनाई, या फिर आप स्लैब और बीम को साथ में कास्ट कर रहे हो, ठीक है। So these are the two types of raft foundation. Then the columns are constructed only at the junction of primary and secondary beams. Okay? तो जैसे कि आप देख सकते हो जो आपके कॉलम की लोकेशन होती है वो कहाँ होती है, एट द जंक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी बीम्स, ठीक है। तो ये था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन फॉर शैलो फाउंडेशन। ओके, तो कितने टाइप से दोस्तों शैलो फाउंडेशन के, राफ्ट और मैट फाउंडेशन, देन ग्रिलेज फाउंडेशन, देन स्टेप फाउंडेशन और बेंचिंग फाउंडेशन, देन स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन जिसमें आते हैं स्लोप कॉलम फुटिंग, सिंपल वॉल फुटिंग, सिंपल कॉलम फुटिंग, स्टेप वॉल फुटिंग, स्टेप कॉलम फुटिंग। तो ये सभी हमारे टाइप्स हैं ऑफ शैलो फाउंडेशन। होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।